राऊत जी, आशीष जी शेलार, अनिल परब साहब, सुहास आडिवरेकर जी और भारती जी की धर्मपत्नी पुष्पा जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा अभियान का अमरजीत मिश्रा जी का कि हमारे विभाग में रहने वाले हिंदी के बड़े साहित्यिक श्री धर्मवीर भारती जी का चौक का नामकरण करने का अवसर मुझे दिया। प्रस्ताव उन्होंने मेरे पास लाया और 2013 से महानगर पालिका में हमने 1 साल में वो पास करके लिया। उसके बाद अनिल त्रिंबककर जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कोई आपत्ति नहीं है इस तरह का पत्र हमें दिया और हमें अवसर मिला। और अमिताभ बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज इस मौके पे उन्होंने आके उनके शुभ हाथों से इसका अनावरण किया है। और फिर एक बार सबको धन्यवाद कह के मेरे 2 शब्द को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक एडवोकेट आशीष शेलार जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हम सबके बीच में मार्गदर्शन करें। आशीष शेलार। आज के इस मंच पर उपस्थित इस चौक के उद्घाटक और हिंदुस्तान में जिनको महानायक इस नाते जाना जाता है, ऐसे सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी, धर्मवीर भारती जी की सौभाग्यवती, मंच पर उपस्थित सचदेव जी, सामना के संपादक माननीय सांसद संजय राउत जी, शिवसेना के विधायक अनिल परब जी, जिन्होंने इस चौक के इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर आप सभी के सामने बहुत प्रयासपूर्वक यहाँ पर आयोजित किया, ऐसे महेश पारकर जी, मंच पर उपस्थित सुहास आडिवरेकर, नगर सेवक त्र्यंबक जी, पराग अड़वनी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। सबसे पहले तो मैं विनती करूंगा कि धर्मवीर भारती जी के नाम का चौक आज मुंबई महानगर पालिका ने जो पास करके यहाँ पर हुआ, उसके लिए विशेष प्रयास, उनका योगदान समाज के प्रति जो है उसको ध्यान में रखकर जिस पार्षद ने, नगर सेवक ने किया, ऐसे हमारे महेश पारकर जी का सम्मान सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी करे। इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको इस काम के लिए उनको सराहिए, आशीर्वाद दीजिए और इस प्रकार का अच्छा काम उनके हाथों से लगातार हो, इस प्रकार की कल्पना करिए। वैसे अनिल त्र्यंबक जी, जिनके क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है, ऐसे अनिल जी का भी सम्मान और आशीर्वाद मैं विनती करूंगा माननीय अमिताभ जी से कि वो उनको भी आशीर्वाद दे और सम्मानित करे। अनिल जी। मित्रों, संपादक के नाम का सम्मान मुंबई महानगर पालिका करती है संजय जी, और इस नाते अगर संपादक समाज के लिए, साहित्य के लिए और संस्कृति के लिए योगदान देते हैं तो स्वाभाविक समाज तो उनको सर आंखों पर रखता ही है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका हो या कोई शासित इस प्रकार की कोई बॉडी हो, वो उसका भी सम्मान करती है। धर्मवीर भारती जी स्वयं संपादक 2 दशकों से थे। इलाहाबाद से मुंबई, ये प्रवास उनका अपने आप में आम आदमी को प्रेरणादायी है और उनका ये प्रवास, ये साहित्य का भी प्रवास रहा है। नाटककार, लेखक, स्तंभक, संपादक और हिंदी भाषा को एक तरीके से मानो समाज में जो स्थान है उसमें और योगदान देने का प्रयास ये सम्माननीय धर्मवीर भारती जी के प्रयासों से हुआ था। आज उनकी याद में उनके परिवारजनों के साथ मुंबई शहर के इतने बड़े पैमाने पर सुजान नागरिक यहाँ पर उपस्थित है, इसका बहुत आनंद हमको लगता है और इसके लिए मैं स्वयं मुंबई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस नाते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं निवेदन करूंगा शिवसेना नेता और हम सबके लाडले नेता, राज्यसभा के सदस्य, दोपहर का सामना और सामना के कार्यकारी संपादक आदरणीय संजय राउत जी को कि हम सबका मार्गदर्शन करें। धर्मवीर भारती के सानिध्य में उन्होंने भी 2 पग आगे बढ़े हैं। संजय राउत जी। परम आदरणीय बच्चन साहब, पुष्पा भारती जी, विश्वनाथ सचदेव जी, शिवसेना के विधायक अनिल परब, यहाँ के नगर सेवक अनिल त्रिंबककर, महेश पारकर जी। आज यहाँ कोई राजकीय सभा नहीं है, फिर भी एक साहित्यकार को, एक लेखक को, एक कवि को मानवंदना देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ जमा हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी एक गैर हिंदी प्रदेश में एक हिंदी पत्रिका को, धर्मयुग, जिस तरह से उसने बनाया, चलाया और पॉपुलर किया और एक मिसाल बन गई धर्मयुग इस देश में, यह अपने एक बहुत बड़ी बात है। कल महाराष्ट्र दिन है, पूरा महाराष्ट्र कल महाराष्ट्र दिन मनाएगा और महाराष्ट्र दिन की पूर्व संध्या ये एक साहित्यकार को आदरांजलि देने का एक समारोह मुंबई की जनता को। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मोबाइल गिर गया किसका? माता जी यहाँ बैठी, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी धर्मेवीर जी का बहुत आदर करते थे। आपके घर में उनका आना जाना रहा है, बाला साहब जी का। इसलिए जब ये चौराहा का उद्घाटन का जो कार्यक्रम हो रहा था, तो उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप जाइए और पूरे ठाकरे परिवार की तरफ से उन्हें अभिवादन कीजिए, मानवंदना कीजिए। इलाहाबाद से आए हुए धर्मवीर भारती जी यहाँ मुंबई में बसे, कर्मभूमि बनाई। वैसे ये मुंबई इलाहाबाद से आने वाले सभी कलाकारों को, साहित्यकारों को जल्दी स्वीकार कर लेती, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र को भी ये सभी ने आपने स्वीकार किया है। लेकिन धर्मवीर भारती जी एक ऐसे महान साहित्यकार थे, लेखक थे, कवि थे। उनकी साहित्य कृति अमर है और जिनकी साहित्य कृति अमर रहती है वो लेखक भी अमर होते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन शिवसेना ने हमेशा हिंदी भाषिक हो, हिंदी भाषा के साहित्यकार हो, कलाकार हो, सम्मान की भूमिका रखी है। और धर्मवीर भारती जैसे लेखक किसी एक प्रांत के नहीं होते, देश के नहीं होते, वो विश्व के होते हैं। और हिंदी भाषा को विश्व में प्रतिष्ठा देने का काम डॉक्टर भारती जी ने। मैं फिर एक बार जिसके कल्पना से ये आज सभी हो रहा है, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुंबई महानगर पालिका को धन्यवाद देता हूँ और मैं आभारी हूँ बच्चन साहब का कि बच्चन साहब खुद एक ऐसे परिवार से है जहाँ साहित्य, कला और कविताओं का हमेशा सम्मान और प्रतिष्ठा देने का काम किया और उनके हाथों से ये कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संजय जी रोक टोक बोलने के लिए मशहूर हैं, लिखने के लिए मशहूर हैं और जीने के लिए भी मशहूर हैं।
इसलिए संजय राउत के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हम सबके बीच में विधायक तृप्ति सावंत जी मौजूद हैं। मैं भाई महेश पारकर से निवेदन करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। बहनों भाइयों, 1983 में आदरणीय अमिताभ बच्चन जी कूली में घायल हुए। उनके 82 में तो उन्होंने कविता लिखी ब्रिज-कैंडी के उस कमरे में जिसके नीचे कल कल बहती हुई समुद्र की धाराएं, और उनकी कविता का अंग्रेजी में लिखी थी, उसका अनुवाद आदरणीय डॉक्टर बच्चन ने किया। वो कविता थी कि बाहर ऊपर मंडराते डरपाते अंधियारा छाते से बादल, नीचे काली कठोर भत्ती चट्टानों पर उच्छल मटमैली जलधि तरंगों का क्रीड़ा। जलधि समुद्र की तरंगों का क्रीड़ा, और भीतर सब उज्जवल शुद्ध साफ चादर सफेद कोमल तकिए, धीमे धीमे स्वर से सिंचित ममतामयी सारी देख रेख, और मेरी एकाकी पीड़ा, और मेरी एकाकी पीड़ा। बहनों और भाइयों, एक व्यक्ति जो दर्द सहता है उस दर्द की किस तरह व्याख्या करता है एक कवि हृदय कोई व्यक्ति करता है। इसलिए अमिताभ बच्चन आज एक साहित्यकार के रूप में भी यहाँ मौजूद है। मैं आदरणीय पुष्पा भारती से निवेदन करूँगा कि जल्दी तो है जाने की, लेकिन डॉक्टर धर्मवीर भारती को जानने वाले लोग डॉक्टर धर्मवीर भारती को पूरी तरह जाने, इसके लिए डॉक्टर पुष्पा भारती से मैं निवेदन करता हूँ, आदरणीय पुष्पा भारती से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी वाणी को हम सब के बीच में व्यक्त करें। पुष्पा जी। सदी के महानायक और सारी दुनिया के आबाल वृद्ध नारी पुरुष सबके हृदयों में बसने वाले अमिताभ बच्चन और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का अभिवादन करती हूँ और आप सबको सस्नेह नमस्कार। आज जो ये अवसर आपके सामने आया है, मेरे पास इसका समाचार 18 बरस पहले आ चुका था। 18 बरस हुए हैं दिवंगत हुए भारती जी को। तब मुझे सुना था कि महानगर पालिका ने, बम्बई की महानगर पालिका ने एक शोक सभा आयोजित की और तभी उस शोक सभा में ही ये पारित किया गया था कि भारती जी का एक चौक यहाँ बम्बई में निर्मित किया जाएगा। मुझे मालूम नहीं क्या कारण रहे होंगे, निश्चित रूप से कोई बहुत ही अपरिहार्य कारण रहे होंगे कि बरस दर बरस समय निकलता चला गया और ये कार्य पूरा होने में बाधा आती चली। जो भी कारण रहे हों, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिस समय मेरे पास ये संदेश आया कि भारती जी का चौक बनाया जाएगा, मित्रों बहुत सच कह रही हूँ आपसे, आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था, अमिताभ से भी नहीं कहा था, किसी से नहीं कहा। उसी दिन मैंने ये सपना देखा था कि जब भारती जी का ये चौक बनेगा तो मैं आयोजकों से ऐसा कहूँगी, उनसे अनुरोध करूँगी कि उसका उद्घाटन श्री हरिवंश राय बच्चन और श्रीमती तेजी बच्चन के हाथों कराया जाए। मेरा सपना ही रह गया क्योंकि इन लोगों ने देर करते चले गए और बच्चन जी तेजी जी दोनों ही दिवंगत हो गए। लेकिन मुझे एक बात याद आती है। एक बार मैं अमिताभ से बात कर रही थी, इनका इंटरव्यू लेना था, तो स्वयं अमिताभ ने एक घटना बताते हुए कहा था कि आप इनको ढांढस देते हुए, कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसमें इनको ढांढस देते हुए बाबूजी ने कहा था कि देखो बेटा, मन का हो तो बहुत अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। ये तो बालक थे तब, इन्होंने कहा बाबूजी ये तो बात ना हो तो ज़्यादा अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा। उन्होंने कहा बाबूजी ये तो बात समझ में आई नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर मन का हो जाए तो उससे खुशी होती है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर मन का ना हो तो समझ लो कि उसमें ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है।
इसलिए कभी मन का न होने पर दुखी मत हो। ये बात अमित को तो सारे जीवन याद रही है, लेकिन मेरे ऊपर आज 100% सही उतर रही है कि बाबूजी इस स्टॉप का उद्घाटन करें। ये मैंने सपना देखा था, वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज किस रूप में पूरा हो रहा है। एक बार बाबूजी की बहुत बड़ी इंटरव्यू रेडियो से हुई थी, उसमें पूछा गया था कि बच्चन जी आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, आपके पाठकों को सारी किताबें बड़ी प्रिय हैं, आपकी लिखी हुई क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो आत्मकथा है, ये तो सारे संसार की आत्मकथाओं में से एक समझी जाती है, बहुत श्रेष्ठ समझी जाती है। हम जानना चाहते हैं कि आपको अपनी किताबों में से सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन सी किताब लगती है। ज़रा भी एक पल भी गंवाए बिना बाबूजी ने तुरंत उत्तर दिया था, मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है अमिताभ बच्चन। आज उस अमिताभ बच्चन के हाथों इसका उद्घाटन हो रहा है, ये मेरे लिए तो कितने सौभाग्य की बात है, मेरा सपना पूरा हुआ। धन्यवाद शब्द अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपर्याप्त है कि मैं अमिताभ को कहूँ धन्यवाद। चिरंजीव अमिताभ के लिए मेरे मन में से सिर्फ आशीर्वाद निकलते हैं, उन आशीर्वादों को शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे अमिताभ को, यहाँ आए और इन्होंने ये कार्य संपन्न किया, मेरा सपना पूरा। मित्रों, ये जो मैंने बात चलाई आपके पास बाबूजी के, क्यों मैं बाबूजी से ही चाहती थी। बाबूजी का और हमारा कोई 10-20 बरस का पुराना रिश्ता नहीं है, आधी सदी से भी ज़्यादा का समय हो गया जब से ये रिश्ता जैसा का तैसा बना है, दूसरी पीढ़ियों में, तीसरी पीढ़ी में भी चला आ रहा है। देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है, सबसे पहली बार जब भारती जी ने अपनी कविता पब्लिक में पढ़ी थी, तब तक उन्होंने कभी, वो लोग बहुत कम लोग भी जानते थे कि वो कवि हैं। असल में बच्चन जी इंग्लिश डिपार्टमेंट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेक्चरर थे, और भारती जी वहाँ बीए के विद्यार्थी होकर गए थे। और धीरे धीरे बच्चन जी की तो बड़ी पारखी निगाह थी, उन्होंने जान लिया था कि ये प्रतिभावान लड़का है, वो उनके सबसे प्रिय छात्रों में से एक हो गए थे। फिर बात को जब भारती जी स्वयं हिंदी विभाग में पढ़ाने लगे थे, तब बच्चन जी ने खुद जा कर के हिंदी विभाग के स्टाफ रूम में भारती जी को जा कर के बधाई दी थी, आशीर्वाद दिए थे। अच्छा, मैं बता रही थी कि उस दिन पहली बार जब भारती जी ने अपनी कविता पढ़ी, तो वहाँ परमल नाम की संस्था, उसमें पढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और बड़े बड़े कवि, इलाहाबाद तो तब गढ़ होता था साहित्यकारों का, बड़े बड़े कवि वहाँ पर श्रोता के रूप में मौजूद रहते थे। तो श्रोता के रूप में सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, ये लोग श्रोता के रूप में थे। पंत जी ने भारती जी की बड़ी प्रशंसा की, कविता की बड़ी प्रशंसा की। बच्चन जी उठकर स्वयं मंच पर आ गए और खड़े होकर बोले, ये मेरा अनुज है, छोटा भाई है, उम्र में छोटा है, मुझसे छोटे हो, लेकिन भाई तुमने कविता में जो कहा है और तुमसे बड़े होते हुए, और मैंने तो कुछ और ही कहा है। तो कविताएं बड़ी हैं, इसलिए वो आपको नहीं सुनाऊंगी, समय लगेगा। पहली 2 लाइनें केवल सुनिए कि भारती जी ने जो अपनी कविता सुनाई थी, वो उसकी पहली 2 लाइनें थीं, पान फूल सा मृदुल वदन, पान फूल सा मृदुल वदन, बच्चों की जिद सा अल्लड़ मन, तुम सुकुमार, बहुत सुकुमार, अभी न सीखो प्यार, अभी न सीखो। और बच्चन जी बोले, भैया छोटे भाई, तुम तो ये कह रहे हो अभी न सीखो प्यार, और मैं कहता हूँ, और कहकर उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार कर दुलार लो, दुलार कर संवार दो, संवार कर सुधार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। ये दोनों का संबंध इस प्रकार का था। उसके, ये तो खैर पहले दिन की बात थी। 1-2 बात और याद आ रही हैं, वो भी बताती हूँ आपको। एक बार इसके कोई 8-10 बरस के बाद भारती जी ने एक कविता लिखी थी, उसी कविता के नाम पर उनकी कविता पुस्तक का नाम भी है ठंडा लोहा। उन्होंने लिखा था, ठंडा लोहा ठंडा लोहा ठंडा लोहा, मेरी दुखती रगों पर ठंडा लोहा ठंडा लोहा। और उसी पत्रिका में बच्चन जी ने 15 दिन बाद उनकी कविता आई, गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को उम्र बहुतेरी पड़ी है, गर्म लोहा पीट।
संबंध था उन दोनों में? अब मेरा सपना क्यों ना होता कि बाबूजी इसका उद्घाटन करते। आज बाबूजी यहाँ मौजूद हैं, निश्चित रूप से अमिताभ के रूप में मौजूद हैं। एक कविता, बस केवल एक कविता का उदाहरण और आपको दूंगी, लेकिन वो कविता लंबी तो नहीं है, ज़रा सी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 1 मिनट आधा मिनट तो लेगी, इसलिए बूढ़ी भी हो चली हूँ, भूल जाती हूँ। आपको मैं लिख कर ले आई हूँ, उसके बोल सुनाती हूँ। देखिए, बच्चन जी की कविता है। बच्चन जी की कविता है, रात आधी हो गई है, जागता मैं आंख फाड़े हाय सुधियों के सहारे। रात आधी हो गई है, जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में खो गई है। रात आधी हो गई है, सुन रहा हूँ शांति इतनी है, टपकती बूंद जितनी ओस की, जिनसे द्रुमों का गात रात भिगो गई है। रात आधी हो गई है, दे रही कितना दिलासा आ झरोखे से जरा सा, चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है। दे रही कितना दिलासा आ झरोखे से जरा सा, चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है। रात आधी हो गई। इसके करीब 10-15 बरस बाद ही ये कविता भारती जी को इतनी प्रिय थी, जब तब इसको गुनगुनाया करते थे। इसके 10-15 बरस बाद भारती जी ने एक कविता लिखी और मुझसे बोले कि चलो बच्चन जी के पास चलते हैं, पहले उन्हें सुनाएंगे। मैंने बोला ऐसी क्या ख़ास बात करने के है, कुछ खास बात। चलिए, हम लोग गए, अमिताभ के पास बच्चन जी थे, हम लोग गए तो बच्चन जी से इन्होंने बड़ी भूमिका बांधी और कहने लगे कि भाई मुझको याद आ रहा है कि मैंने जब सबसे पहली कविता सुनाई थी तो आपने कहा था तुम छोटे हो और ऐसा कह रहे हो, और मैंने बड़े होकर ऐसा कहा, तो देखिए भाई आज ऐसा हो गया है कि आप बड़े हैं और मैं छोटा हूँ और मुझसे गुस्ताखी कुछ हो गई है, माफ़ी मांगनी है। बोले क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी बड़ी भूमिका क्यों बांध रहे हो, बात बताओ क्या बात है, कविता सुनाओ, क्या कविता लिखी। तब भारती जी ने अपनी जो कविता सुनाई वो सुना। भारती जी की कविता थी ढीठ चांदनी। कविता यूं है, आजकल तमाम रात चांदनी जगाती है, मुंह पर दे दे छींटे, अध खुले झरोखे से अंदर आ जाती है, दबे पांव धोखे से। माथा छू निंदिया उचटाती है, बाहर ले जाती है, घंटों बतियाती है, ठंडी ठंडी छत पर लिपट लिपट जाती है, विव्वल मतमाती है बावरिया बिना बात, आजकल तमाम रात चांदनी जगाती है। और बोले भाई आपकी तो बड़ी शराफत से पास में आके सो गई थी और इसने तो ये कह डाल दिया। तो सुनकर बच्चन जी इतनी जोर से हंसे, बड़ा प्यारा हंसते थे वो, लेकिन इतनी जोर से मैंने उन्हें कभी हंसते नहीं देखा था। बहुत जोर से हंटे और खड़े होकर उन्होंने भारती जी को गले लगा लिया और गले लगाकर बोले कि देखो बेटे के पाँव में जब बाप का जूता आने लगता है तब बेटा बेटा नहीं रह जाता, दोस्त हो जाता है। और उसके अलावा अगर बेटा बाप से सवाया हो जाए तो बाप का सीना और भी चौड़ा हो जाता है। मुझे आज तुम्हारे ऊपर गर्व है, मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह लिखो पढ़ो लिखते रहो, बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिए। ऐसे थे हमारे बाबूजी। ऐसे बाबूजी का मैंने सपना देखा था कि इस चौक का उद्घाटन वो करेंगे और सोने में सुहागा मेरे भाग्य कि आज उसका उद्घाटन चिरंजीव अमिताभ ने आकर किया है। मेरा स्वप्न पूरा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पा जी। आप लोग अगर भारती जी के बारे में कुछ छोटी सी 2-3 बातें सुनना चाहते हैं तो सुना सकती हूँ। समय हो गया हो तो कोई बात नहीं, जो चाहें आप। तो सुनिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको, समय चूँकि ज़्यादा हो जाएगा। बहुत संक्षेप में आपको बताती हूँ कि भाई ये जो आपका साहित्यकार था धर्मवीर भारती नाम का, बहुत गिने चुने साहित्यकार ऐसे हैं जो सब विधाओं में लिखते हैं। उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार तो बहुत होते हैं, लेकिन
सारी विधाओं में लिखे ऐसे गिने चुने होते हैं। धर्मवीर भारती उन लोगों में से थे जिन्होंने साहित्य की हर विधा पर अपनी कलम चलाई और हर विधा में श्रेष्ठतम ही लिखा। देखिए, उनका गुनाहों का देवता 1949 में छपा था और आज तक उसके संस्करण पर संस्करण होते जा रहे हैं। समाज बदल गया, विचारधारा बदल गई, पर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? 4 पीढ़ी पढ़ चुकी है। मेरे माँ बाप ने पढ़ी, मैंने पढ़ी, मेरे बच्चों ने पढ़ी, अब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और किताब छपती जा रही है। तो कुछ उसमें ऐसा चमत्कार निश्चित होगा कि वो किताब इस तरह पढ़ी जाए। उसके अलावा देखिए, उनका अंधा युग, हमारे भारत की तो सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ ही है, संसार की बहुत भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है और अमेरिका और यूरोप में तो उसके जो प्रदर्शन हुए हैं उनकी बहुत प्रशंसा हुई। पूर्वी जर्मनी में जब उसका प्रदर्शन हुआ था तो एक ही दिन के लिए, कोई समारोह हो रहा था, उसमें होना था, एक ही दिन के लिए गए थे यहाँ से कलाकार, मगर वहाँ की जनता ने इतना शोर कर दिया था कि इसका एक शो और चाहिए, तो लोगों को मजबूर होकर के और उसका फिर दूसरे दिन एक और शो करवाना पड़ा। जापान में रतन थियम उसको काबुकी शैली, जो जापानियों के नाटक की शैली होती काबुकी, उस काबुकी शैली में करके आए। इतना फ्लेक्सिबल नाटक है कि हर जो दिग्दर्शक है उसको अपने अनुसार उसको करना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है और करता है। तो वो जो नाटक है उसको इतना प्रसिद्ध है। उनका सूरज का 7वां घोड़ा, श्याम बेनेगल ने उस पर फिल्म बनाई, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई। तो सब किताबों के बारे में मैं तो न बता सकूंगी इतने समय में, इतना जान लीजिए कि उन्होंने हर विधा में लिखा था। साहित्यकार तो साहित्यकार, पत्रकार वो बहुत बड़े थे। पत्रकार में जो उन्होंने 27 वर्ष तक अनवरत प्रयत्न किया अपने धर्मयुग के लिए, और उन्होंने रात और दिन एक कर देते थे धर्मयुग का काम करने के लिए। मित्रों, विश्वास मानिए, उन्हें पता नहीं था कि उनके तीनों बच्चों की उम्र क्या है और किस क्लास में पढ़ते हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं। घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था, धर्मयुग धर्मयुग धर्मयुग। वो जब हाथ में अपना वहाँ का सामान सामग्री लेके घर में भी पढ़ने के लिए लाते थे तो हमेशा मैं कहती थी, भैया मेरी सौत को तो वहीं छोड़ आए होते। इतना ज़्यादा वो धर्मयुग में डूबे रहते थे कि धर्मयुग के अतिरिक्त तो कुछ करते ही नहीं। तो उनका धर्मयुग भी अपने में खुद अपनी मिसाल है, उसके जैसा कोई दूसरा पत्र नहीं। यहाँ तक कि देखिए, मॉरिशस जैसा देश, आप जानते हैं कि मॉरिशस के बारे में हम लोग बहुत कम जानते थे। धर्मवीर भारती ने जब उसका विशेषांक निकाला तो मॉरिशस के बारे में लोगों ने जाना। आज मॉरिशस हमारा इतना करीबी दोस्त है, पड़ोसी देश है, हमारे सब प्रकार के संबंध हैं उस देश से। ये धर्मयुग के विशेषांक के बाद हुआ था। एक और बात अभी याद आ गई है, सुनाई देती हूँ। शांति प्रसाद जैन तब बेनेट कोलमैन के मालिक हुआ करते थे। उनके पास संदेश गया कि मॉरिशस के लिए राजदूत के रूप में हम भारती जी को भेजना चाहते हैं, ऐसा सरकार चाहती है। तो शांति प्रसाद जी ने कह दिया था, सरकार से कह देना कि भैया जब उनको जाने का टिकट दो तो साथ में 10 दिन बाद की एक रिटर्न टिकट भी दे देना। मैं उनको जहाँ तक जानता हूँ धर्मयुग के सिवा उनका मन कहीं लगने वाला है नहीं। सच में यही हुआ। उनके पास जब प्रस्ताव आया उन्होंने यही कहकर वापस कर दिया, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं यहाँ नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति था वो, ऐसा पत्रकार की जो संसार में किसी पत्रकार ने नहीं किया था। ये मत समझिए कि मैं उनकी पत्नी होने के नाते आज उनको ये सब बातें आपसे कह रही हूँ, मुझे याद आ गई तो कह रही हूँ कि देखिए, युद्ध बहुतेरे होते हैं और युद्ध के वर्णन भी आप सब सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। पत्रकार जाते हैं युद्ध भूमि पर और वहाँ जा कर के और समाचार इकट्ठा करते हैं, अपने अपने पत्रों को भेज देते हैं, समाचार छपते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, आप लोगों को याद होगा थोड़े ही वर्षों पहले की तो बात, जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, सायरन बजते थे और हम लोगों को घर की खिड़कियां बंद कर देनी पड़ती थी, पर्दे जो है वो चारों तरफ से खींच देने पड़ते थे। और वो दिन थे, धर्मवीर भारती घर में नहीं थे, पत्नी बच्चों के पास नहीं थे, वो लड़ाई के मैदान में युद्ध क्षेत्र में थे। भारती जी ने पहले थल सेना, जल सेना, वायुसेना सबके ऊपर विशेषांक निकाले थे। सेना इन्हें बहुत प्यार करती थी। इन्होंने सेना के पास अनुरोध भेजा कि हम युद्ध क्षेत्र में अंदर जाना चाहते हैं। वो लोग जानते थे कि कैसा बीहड़ आदमी है, बहुत ही निडर आदमी है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ग्रांट करते हैं, किसी को ग्रांट नहीं किया जाता है। और भारती जी मेजर जनरल नागरा और ब्रिगेडियर क्लेर
इन लोगों की टोली के साथ, इनकी बैच के साथ में ये युद्ध क्षेत्र में अंदर गए हैं। अंदर जा कर के ये देखा करते थे सारा युद्ध अपनी आंखों से, और वहाँ लौट करके अपने धर्मयुग ने उन्होंने युद्ध यात्रा नाम से पूरी सीरीज लिखी थी। और आपको एक दिन की बात बता दें कि रात के वक्त ये लोग रेकी करने गए थे ढाका फॉल के समय, कि ढाका में कब हमको कहाँ से हमला करना है, किस तरह करना है। ये लोग रात के वक्त स्थान ढूंढने गए थे। ये बोले मैं चलूँ साथ में, हाँ चलो। तो वो लोग तो कैमोफ्लेज की ड्रेस पहने थे और ये महाशय एक पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए और अपना चले गए उस मैदान में। ब्रह्मपुत्र के दूसरी पार पाकिस्तानी सेना पड़ी हुई थी और वहाँ से दिखाई दे गया कि कोई यहाँ पर इस तरह का कार्य हो रहा है। वहाँ से तोप के गोले छोड़े जाने लगे। तोप का गोला तो कहिए ब्रह्मपुत्र में आकर के बीच नदी में गिर गया था, तो इस तरीके से बच गए ये लोग। पर उन्होंने, ब्रिगेडियर ने कहा अरे भारती तुम मरोगे, हमको भी परवाओगे। ज़मीन में लिटा दिया और उनके सारे शरीर को रेत धूल से, पूरा रेत से ऊपर भर दिया और कहा मुंडी भी ऊंची ना उठाना, सांप की तरह रेंग करके चलो और बाहर भाग के चलो। ऐसे थे आपके धर्मवीर। उनके बारे में बताऊं तो बहुत हो जाएगा, इसलिए इतना ही करती बस करती। डॉक्टर भारती के बारे में अनगिन बातें, बहुत सारी बातें हैं। बहनों और भाइयों, हम सबके बीच में शिवसेना विधायक अनिल परब जी, तृप्ति सावंत जी स्वागत करना चाहते हैं आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का। उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ संजय राउत साहब का भी स्वागत करेंगे। जिला अध्यक्ष सुहास अडिवरेकर जी भी अमिताभ बच्चन जी का स्वागत करेंगे। मैं हम सबके पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र मिश्र से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आएं। कौन है यार? बहनों और भाइयों, एक जब आपको पत्रिका मिली होगी तो आदरणीय धर्मवीर भारती की एक कविता की कुछ पंक्तियां आप सबको पढ़ने को मिली हो। उन्होंने कविता लिखी नहीं, कविता जी। चेकबुक पीली हो या लाल, दाम सिक्के हों या शोहरत, कह दो उनसे जो खरीदने आए हो तुम्हें, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। ये हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी की ओर से आदरणीय धर्मवीर भारती ने कही थी। इसलिए भाइयों और बहनों, ऐसे व्यक्ति का के नाम पर चौक बने और एक ऐसा व्यक्ति उसका उद्घाटन करे, जो व्यक्ति इस देश में नहीं पूरे विश्व में महानायक के रूप में जाना जाता है, लेकिन समय पर कितनी पाबंदी के साथ, समय पर 6 बजे के समय में 6 बजने से 10 मिनट पहले पहुंचता है। विनम्र इतना कि धूप में भी बैठता है, और जब पुष्पा जी बोल रही होती हैं तो छोटे होने का फर्ज निभाता है और माइक हाथ में लेता है। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम ऐसे आदरणीय अमिताभ बच्चन से। मैं निवेदन करूंगा कि वो हम सबके बीच। आदरणीय पुष्पा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, मैं पुष्पा जी को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं खड़ा होकर के अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में पुष्पा जी से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता। ये जो मोहल्ला है बांद्रा पूर्व का, इस मोहल्ले में और उसकी गलियों में कई बार मैं घूमा फिरा हूँ, कई बार आता जाता रहा हूँ। 18 वर्ष पहले जब भारती जी का स्वर्गवास हुआ, उस दिन भी आया था। दुखद घड़ी थी, मन बहुत भरा हुआ था। लेकिन आज जब यहाँ आया हूँ तो एक प्रसन्नता भी हो रही है कि आज धर्मवीर भारती चौक का उद्घाटन हो रहा है, और इसके लिए मैं जितने भी लोगों ने इसके पीछे काम किया उनको मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुष्पा जी ने अभी बहुत ही विस्तार पूर्वक आप सबको बताया है बाबूजी और
धर्मवीर भारती जी का संबंध, और जैसा कि उन्होंने कहा ये कोई 10-20 बरस का संबंध नहीं था। बाबूजी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो अंग्रेज़ी विभाग था वहाँ पढ़ाते थे तो धर्मवीर भारती जी उनके विद्यार्थी थे उस विभाग में। आगे चलकर भारती जी ने, जैसा कि पुष्पा जी ने कहा, वो हिंदी विभाग में पढ़ाने लगे और तभी से इनका ये संबंध बना रहा। दोनों ही बाबूजी और भारती जी का ये जो संबंध है ये एक तरह से गंगा जमुनी, जो इलाहाबाद का एक निशान है, गंगा जमुनी संपर्क था और संबंध था। बाबूजी ने अपनी कविता में लिखा भी है कि गाता हूँ मैं अपनी भाषा सीख इलाहाबाद नगर से। तो ये जो संबंध था ये केवल दो मित्रों का नहीं था, बाद में जाकर के ये दो भाई बन गए और बहुत ही घनिष्ठ इनका संबंध रहा। मैं तो शायद उस समय 8-10 वर्ष का रहा होऊंगा जब इलाहाबाद में अपने घर पे भारती जी को आते हुए देखता था। इलाहाबाद में जहाँ हमारा घर था वहाँ पूज्य माता जी ने, मेरी माता जी ने, उनको फूलों का बहुत शौक़ था और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गुलाब का एक बगिया वहाँ बना रखी थी। हर वर्ष इलाहाबाद में एक प्रदर्शनी होती थी फूलों की और उसमें माँ जी को उन गुलाब के फूलों का सबसे प्रथम पुरस्कार मिलता था क्योंकि वो गुलाब इतने अच्छे उग आते थे। और कई बार मैं देखता था कि भारती जी जब आते थे हमारे यहाँ तो 10-15 मिनट अंदर जाने से पहले वो इस बगिया को देखते थे, उसे झांकते थे, उसकी सुगंध, उसकी सुंदरता को भांपते थे, उसके बाद फिर वो अंदर जाते थे। दुबले पतले, बहुत ही लंबे कद के भारती जी, काला चश्मा पहना रहते थे वो हमेशा। रात को भी वो काला चश्मा पहन के आते, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और रात बेरात घर में गोष्ठियाँ होती थी, साहित्यकार आते थे, कविगण आते थे और उस गोष्ठी का एक नामकरण भी हो गया था, परिमल। परिमल उस गोष्ठी का नाम था। और रात बेरात बाबूजी, भारती जी, अन्य भी साहित्यकार, कविगण वहाँ बैठ करके साहित्य की बात करते थे, कविताओं की बात करते थे। बहुत अच्छा माहौल लगा। ये जो एक संबंध बना ये यहाँ मुंबई में आकर के भी चलता रहा। कई बार बाबूजी की कविता पाठ हुआ जब शायद भारती जी और पुष्पा जी केम्स कॉर्नर के पास एक मकान में रहते थे, वहाँ पर कलानगर आने से पहले। और वो एक बहुत ही अच्छा एक शाम थी जब सब ने मिल करके वहाँ बाबूजी को सुना था। बाबूजी अस्वस्थ थे लेकिन फिर भी वो बहुत लंबा चला, 3-4 घंटे तक वो कविता पाठ हुआ। वो आज भी मुझे स्मरण है। उसकी कुछ छवियाँ हैं जो कि मैं अपने सोशल मीडिया में यदा कदा डालता रहता हूँ, कभी आपको अवसर मिले तो उसे ज़रूर देखिएगा। उन दिनों जब मैं छोटा था तो जगह जगह भारती जी के जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, इसके बारे में अभी पुष्पा जी ने भी बताया, उसकी बड़ी चर्चा सुनता था मैं। और उन्हीं दिनों इलाहाबाद में और फिर बाद में दिल्ली में भी जाके पूज्य माता जी जो हैं वो रंगमंच पर नाटक किया करती थी, अभिनय किया करती थी। शेक्सपियर के जितने नाटक थे जो कि बाबूजी ने उनका अनुवाद किया था, उनको 4 जो ट्रेजेडीज़ थी शेक्सपियर, उनका अनुवाद बाबूजी ने किया था और उनका वो अभिनय करती थी। उस समय मैंने गुनाहों का देवता पढ़ा और कहीं न कहीं मन में एक ही आशा थी कि कभी अगर अवसर मिले तो गुनाहों के देवता अगर इसका नाटक हो तो मैं उसमें भाग ले सकूं। ये देखिए देवियों और सज्जनों, ईश्वर की कृपा है और शायद बहुत से लोगों को पता नहीं इसके बारे में कि फिल्म उद्योग में कदम रखने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पास प्रस्ताव आया कि गुनाहों के देवता के ऊपर एक फिल्म बन रही है और हम चाहेंगे कि आप उसमें एक भूमिका करें। और चंदर की भूमिका जो थी वो मुझे दी गई और एक और खुशी साथ में इस बात की थी कि सुधा की भूमिका जो थी वो मिली जया। चंदर और सुधा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मुख्य किरदार हैं गुनाहों के देवता के। उस समय जया और हमारा विवाह नहीं हुआ था लेकिन हम लोगों ने बहुत मन से दिल लगा करके उस फिल्म में काम किया। इलाहाबाद में इसकी शूटिंग हुई, गर्मी का मौसम था। उस समय न ज़्यादा लोग जया को जानते और जया हमसे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी स्टार थी, न उनको ज़्यादा लोग जानते थे, न मुझे तो कोई जानता ही नहीं था।
तो हम लोग जाते थे वहाँ चौक में, कटरा में, सिविल लाइंस में हम लोगों ने शूटिंग की और बहुत अच्छा लगा। 7-8 रील बनी इस फिल्म की और फिर दुर्भाग्यवश किसी कारण वो पूरी नहीं हो सकी। इसका हमें हमेशा खेद रहा। मैं यहाँ पर भारती जी के बारे में कुछ और कहना चाहूँगा कि न केवल गुनाहों का देवता बल्कि उनकी एक और बहुत ही प्रख्यात एक उपन्यास है अंधा युग, और उसकी कुछ बहुत ही प्रेरणाशील शब्द हैं जो कि मैं इस समय आप सबको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि पता नहीं प्रभु है या नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, पर जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। ये बहुत ही प्रेरणाशील शब्द हैं और कई बार ऐसी घड़ियां जीवन में आती हैं जब इनको पढ़ करके मनोबल बढ़ता है। बहुत ही विशेष रूप से पुष्पा जी ने भारती जी और उनके संबंध जो था वो धर्मयोग के साथ उन्होंने वर्णन किया। जब से भारती जी गए तब से धर्मयोग भी चला गया और उसकी क्षतिपूर्ति आज तक कोई नहीं कर सका है। भविष्य में शायद ही ऐसा कोई संपादक आए जो नक्षत्रों की दिशा बदल सके। ऐसे सर्वप्रिय और विलक्षण व्यक्ति को आपने पहचाना और उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए ये चौक बनाकर जो सम्मान दिया है, तो उसके लिए मैं मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। नक्षत्रों की दिशा बदलने के लिए कहने वाले आदरणीय महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। आज से इस चौक का नाम मुंबई महानगर पालिका द्वारा घोषित हुआ था डॉक्टर धर्मवीर भारती चौक। महानायक अमिताभ बच्चन ने इस चौक का आज उद्घाटन किया। अब से ये जाना जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती चौक। एयरपोर्ट चल रहा है। मोबाइल